नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसका 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका भाग 3। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और संशोधन अधिनियम 1786। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले समझते हैं कि यह किस तरह से पारित हुआ। देखिए लिखा हुआ है कि जेम्स फॉक्स ने 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया बिल को प्रस्तुत किया था। यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो गया परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास नहीं हुआ। फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद विलियम पिट प्रधानमंत्री बने और 1784 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझाता हूँ। घटना 1783 ईस्वी की है। 1783 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में एक जेम्स फॉक्स नामक व्यक्ति होते हैं और वो इंडिया बिल प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? इंडिया बिल। और इंडिया बिल जो है वह हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया। जैसे भारत के संसद में राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरह से ब्रिटेन के संसद में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो बिल था इंडिया बिल, यह हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया। फिर वह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वह बिल पास नहीं हो सका। और आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई बिल किसी नेता द्वारा लाया जाए और वह पास नहीं हो तो सरकार गिर जाती है। तो ये जो जेम्स फॉक्स है, इसके साथ लॉर्ड नॉर्थ गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इन दोनों की सरकार गिर गई। फिर से क्या हुआ कि चुनाव हुआ और उस चुनाव में लॉर्ड नॉर्थ और जेम्स फॉक्स की पार्टी हार गई और नया प्रधानमंत्री कौन बन गए? नया प्रधानमंत्री बन गए विलियम पिट। और विलियम पिट ने 1784 ईस्वी में इस एक्ट को पारित करवाया। क्योंकि पिट के नाम पर यह एक्ट है, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट को पारित कराया गया। तो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछ सकता है? सवाल आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया बिल को सबसे पहले संसद में किसने रखा था? आप बताएंगे जेम्स फॉक्स ने, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका था। फिर विलियम पिट, और विलियम पिट से एक सवाल आप लोगों को और याद रखना है कि यह बहुत ही युवा प्रधानमंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री यही थे, विलियम पिट। तो विलियम पिट के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नाम इसको दिया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस रूप से हुआ? इसके लिए 2 संस्थाएं जो है उसका बंटवारा किया गया। आप लोगों को पता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन तो पहले ही हो चुका था। इसमें एक नया संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। BOC का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हिंदी में इसको हम लोग नियंत्रक मंडल बोलेंगे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया? तो आप क्या कहेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन क्यों किया गया इसको समझते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन इसलिए किया गया कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसको पहले जिम्मेवारी ज्यादा थी। यह भारत के व्यापारिक मामला को भी देखता था और राजनीतिक मामला को भी देखता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अब आप सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखिए। याद रखना है, व्यापारिक मामला किसको दे दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया था
राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए। ठीक है, तो राजनीतिक मामला कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और व्यापारिक मामला कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने से पहले दोनों किसके पास था? तो दोनों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही था। तो ब्रिटिश संसद ने यह व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहेगा और यह क्या करेगा? सभी राजनीतिक मामलों को देखेगा। राजनीतिक मामला का मतलब होता है कि कोई भी सैनिक मामला हो, सैनिक से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, यानी कि युद्ध वगैरह का मामला, या फिर कोई असैनिक मामला हो। असैनिक मामला क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा कर लीजिए मान लीजिए, तो वो भी कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और एक और था कौन चीज? राजस्व मामला। तो राजनीतिक मामला का मतलब ये सारे मामले किसके देखरेख में आ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की देखरेख में। सैनिक मामला, असैनिक मामला और राजस्व से जुड़ा हुआ मामला, ये सब आते हैं राजनीतिक मामले के अंतर्गत। और इन सबों की जिम्मेदारी किसको मिल गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। तो यहाँ से साफ साफ सवाल आपसे पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस एक्ट में किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या काम दिया गया? तो इसको राजनीतिक मामलों की देखरेख की काम दी गई और व्यापारिक मामलों की देखरेख का काम किसको दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संरचना को समझ लेते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था यह क्या था। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपसे पूछेगा कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, मतलब इसमें कितने मेंबर थे। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर होते थे। और जो 6 मेंबर होते थे, इन 6 सदस्यों में कौन कौन होता था? एक होता था इसका राज्य सचिव, राज्य सचिव। और जो राज्य सचिव होता था यह कौन होता था? यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता था। तो ब्रिटेन में कोई मंत्री है तो उसी मंत्री को जो है राज्य सचिव बनाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का सदस्य बनाया जा रहा था। एक हो गया राज्य सचिव। दूसरा क्या था? तो दूसरा था, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर किसके सदस्य थे? तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का सदस्य था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से अभी वित्त मंत्री होता है उसी तरह से चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। उसके बाद 4 सदस्य और होते थे, उनको प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। प्रीवी काउंसिल, ये भी ध्यान रखना है, प्रीवी काउंसिल के कितने सदस्य होते थे? तो 4। तो टोटल 6 हो गए। एक राज्य सचिव, दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिल। इसमें जो राज्य सचिव है यह अध्यक्ष होता था। पूछेगा आपसे कि इसमें अध्यक्ष कौन होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का? तो आप क्या बताएंगे? राज्य सचिव, यही अध्यक्ष होते थे। और ये जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य है 4, इनको कौन चुनता था? यह भी सवाल आपसे पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि चारों के चारों सदस्य राजा के द्वारा चुने जाते थे। तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? अपना प्रभुत्व जो है जमाने की कोशिश कर रही है कंपनी पर, है ना। क्योंकि पहले सारा काम की जिम्मेदारी किसके पास थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसकी संस्था है? तो यह कंपनी की संस्था है, ब्रिटिश सरकार की संस्था नहीं है। यह तो कंपनी की संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जबकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसमें आप देख रहे हैं कि राज्य सचिव है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य मतलब कोई मंत्री, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई मंत्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसलिए किया गया था कि जो है सरकार अपने ढंग से कुछ मतलब उस पर शक्ति आजमा सके, कंपनी को अपने अंडर ले सके। तो यहाँ से कंपनी को अपने अंडर लेने का कार्यक्रम जो है समझिए शुरू हो गया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब 3 प्रावधान और है, टोटल 4 प्रावधान पढ़ना था। पहला प्रावधान आपने देख लिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया राजनीतिक मामलों के लिए, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ व्यापारिक मामला दिया गया।
इसमें 3 प्रावधान और है, इसको समझते हैं। तो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों को पढ़ाया था कि गवर्नर जनरल यानी कि जीजी मतलब गवर्नर जनरल, और इसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी। क्या होती थी? कार्यकारिणी परिषद। ये जो कार्यकारिणी परिषद था गवर्नर जनरल का, इसमें क्या था कि इसमें 4 सदस्य थे। तो क्या किया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल का जो परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, इसमें 4 सदस्यों के बदले कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो आप क्या बताइएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें जो 3 सदस्य होते थे उसमें भी एक सदस्य जो होते थे वह कौन होते थे? ब्रिटिश सेना के सेनापति। याद रखना है, 3 में से एक कौन होते थे? ब्रिटिश सेना के सेनापति होते थे। और इसमें क्या किया गया कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ कि गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार दे दिया गया। अब कास्टिंग वोट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे अब आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है इसमें 4 सदस्य नहीं है, अब केवल 3 सदस्य है। तो मान के चलिए कि कोई बिल है और उस पर 3 में से 2 गवर्नर के विरुद्ध वोट कर रहा है और 1 गवर्नर को सपोर्ट में वोट कर रहा है। तो गवर्नर जनरल क्या करेगा कि इसके ये जो एक सपोर्टर है इसके साथ एक कास्टिंग वोट शेयर कर लेगा। देखिए अब 2-2 को बराबरी आपको लग रहा होगा, लेकिन अब ये जो 2 वोट है इसके बाद भी गवर्नर जनरल का काम जो है हो गया, यानी कि नियम बन जाएगा। मतलब यहाँ मैच बराबरी पर समाप्त हुई, लेकिन विजेता कौन हुआ? गवर्नर जनरल हो गया। यही कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि बराबर होने के बाद भी जो है गवर्नर जनरल का जो बनाया हुआ कानून है वह लागू हो जाएगा। तो यही कास्टिंग वोट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछेगा? यहाँ सवाल आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो आप क्या कहेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर पूछेगा इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य कौन होते थे? तो ब्रिटिश सेना का सेनापति होते थे। फिर आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया? तो गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया किस एक्ट के द्वारा? यही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कास्टिंग वोट मैंने आपको समझाया कि 2 वोट अगर गवर्नर के विरुद्ध जा रहा है, 1 वोट भी सपोर्ट में है, तो गवर्नर जनरल 1 वोट देके अपना नियम लागू कर सकता था। यही है कास्टिंग वोट का मतलब। अब अगले प्रावधान को देखते हैं। 2 प्रावधान हम लोग देख लिए। तीसरा प्रावधान है कि इस एक्ट में यह घोषणा की गई कि इंग्लैंड की मंशा भारत में व्यापार करना है, राज्य विस्तार करना नहीं। मतलब इसमें कहा गया कि हम तो सिर्फ व्यापारी बन के आए हैं, यहाँ राज्य विस्तार करने नहीं आए हैं, आपके क्षेत्र को जीतने नहीं आए हैं। तो यह भी पूछ सकते हैं आपसे किस एक्ट में कहा गया कि इंग्लैंड की मंशा भारत में व्यापार करना नहीं है, व्यापार करना है, राज्य विस्तार करना नहीं। तो आप क्या कहेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब एक अंतिम प्रावधान को देखते हैं। इस प्रावधान में क्या कहा गया कि कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए पहली बार जो है एक्ट बनाकर कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र कंपनी जीता है वह ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र है, यानी कि ब्रिटेन का क्षेत्र है। ठीक है, यह भी आपसे पूछेगा कि किस एक्ट में कहा गया कि कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्र ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र है? तो आप क्या बताएंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बस 4 बातें थी इसमें जो आपको याद रखना था। पहला कि इसमें दोहरा प्रशासन शुरू हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामला और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामला दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया। तीसरा क्या पूछेगा आपसे कि इसमें इंग्लैंड ने कहा कि हमारा जो मंशा है वह व्यापार करना है, राज्य विस्तार करना नहीं। और अंतिम बात क्या कही गई कि कंपनी द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र है ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। ये सब हो गए पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं संशोधन अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट में जो गड़बड़ी हुई थी
उसको संशोधित करने के लिए लाया गया 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में भी पढ़ाया था 1781 का संशोधन अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट के कमी को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का संशोधन अधिनियम, और पिट्स इंडिया एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। तो इसको समझिए कि इसमें क्या क्या कहा गया। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को विलियम पिट, अभी मैंने आपको बताया कि अब विलियम पिट की सरकार है, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई थी, उसके बाद विलियम पिट प्रधानमंत्री बना था। तो विलियम पिट कॉर्नवालिस को कहता है कि आप भारत जाइए और गवर्नर जनरल बनिए। तो कॉर्नवालिस कहते ठीक है, हम बन जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि गवर्नर जनरल तो हम बनेंगे ही, साथ ही साथ हमको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, यानी कि मुख्य सेनापति भी बनाया जाए, तभी हम भारत जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो विलियम पिट कॉर्नवालिस की बात को मान लेता है और इसको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ बनाकर भी भेजता है। तो यही लिखा हुआ है कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। 1786 ईस्वी में गवर्नर कौन बन गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, और कमांडर इन चीफ भी बन गया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, 1786 ईस्वी में भारत का कमांडर इन चीफ कौन था, मुख्य सेनापति कौन था? तो आप बताएंगे कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस। तो यह पहला प्रावधान हुआ। दूसरा प्रावधान इसमें यह था कि जो गवर्नर जनरल है यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को वीटो की शक्ति प्रदान की गई। अब वीटो का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इसका जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल का काउंसिल, जिसमें 3 सदस्य हैं, यह कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, तो कोई निर्णय अगर लिया तो इसको रद्द किया जा सकता है, ठीक है, निर्णय को रद्द किया जा सकता है। इसके द्वारा गवर्नर जनरल के द्वारा निर्णय को रद्द किया जा सकता है, और गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अपना निर्णय लागू कर सकता है। गवर्नर जनरल को जो मन होगा वो अपना निर्णय को लागू कर सकेगा। तो यही था 1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसमें वीटो वाला क्वेश्चन पूछेगा कि वीटो जो है किस संशोधन अधिनियम में गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो यही 1786 ईस्वी के संशोधन अधिनियम में दिया गया था। कि वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो वैसे लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द, और इसका मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब क्या होता है? रोकना होता है। यही वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल को इसमें दी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनेगा। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1793 से लेकर 1853 तक। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।